आघात क्या है? व्हाट इज ट्रॉमा? आघात मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करता है? हाउ डज ट्रॉमा इफेक्ट द ब्रेन? व्हाट इज रेजिलियंस? लचीलापन क्या है? हम आघात से कैसे उबर सकते हैं? हाउ कैन बी हील फ्रॉम ट्रॉमा? दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, इनके जवाब आज की वीडियो में हम जानेंगे और हम समझेंगे कि ये सभी चीज़ें क्या है और इनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। व्हाट हैपन टू यू? पूछने के क्या फ़ायदे हैं, इसके बजाय तुम्हें क्या हुआ है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? दोस्तों, आघात, ट्रॉमा के बारे में बात करना एक कठिन विषय है, लेकिन अगर आप इससे उबरना चाहते हैं तो इसे समझना आवश्यक है। दोस्तों, ओपरा विनफ्रे और डॉक्टर ब्रूस पेरी ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपन टू यू में ट्रॉमा को अधिक समझने के लिए एक अभूतपूर्व नया दृष्टिकोण पेश किया है। उनका लॉजिक है कि हमें पूछना बंद करना होगा कि तुम्हें क्या हुआ है, बजाय और हमें पूछना शुरू करना होगा कि तुम्हें क्या हुआ है। दोस्तों, परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानना है कि आघात एक चरित्र दोष नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो हमारे साथ घटित होता है और इसका हमारे मस्तिष्क और हमारे व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। जब हम ट्रॉमा के प्रभाव को समझ जाते हैं तो हम ठीक होना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी लेसन पर है। आज की वीडियो होगी व्हाट हैपन टू यू बुक के बारे में, जिसे ओपरा विनफ्रे और डॉक्टर ब्रूस पेरी ने लिखा है, जो कि एक काफ़ी बेहतरीन बुक है जो कि हमें आघात और ट्रॉमा से लड़ने के बारे में जानकारी देती है। तो आज की वीडियो हम देखेंगे और हम समझेंगे कि हम ट्रॉमा से कैसे खुद को अलग कर सकते हैं। इस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिनमें से फर्स्ट पार्ट है विनफ्रे और पेरी आघात के विज्ञान पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि आघात मस्तिष्क और शरीर को कैसे प्रभावित करता है और यह चिंता, अवसाद, लत और हिंसा से विभिन्न समस्याओं को कैसे जन्म दे सकता है। वहीं दूसरे पार्ट में लेखक अपने जीवन और अपने रोगियों के जीवन से कहानियाँ साझा करते हैं। ये कहानियाँ हमारे जीवन को आकार देने में और आघात की शक्ति को दर्शाती हैं, लेकिन वे यह भी दिखाती हैं कि इसे ठीक करना कैसे संभव है। और अगले पार्ट में विनफ्रे और पेरी आघात से उपचार के लिए एक रोड मैप पेश करते हैं जो सुरक्षा, कनेक्शन और लचीलेपन के महत्व पर चर्चा करते हैं। वे आघात की चुनौतियों से उबरने और बेहतर जीवन बनाने के बारे में व्यवहारिक सलाह भी देते हैं। दोस्तों, व्हाट हैपन टू यू एक शक्तिशाली और प्रेरक पुस्तक है जो हमें ट्रॉमा या आघात और हमारे जीवन पर इसके प्रभाव को समझने में मदद करती है। यह उन लोगों के लिए आवश्यक बुक है जिन्होंने आघात का अनुभव किया है या जो इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी बुक के बारे में है। इस बुक को हम कुछ चैप्टर्स के माध्यम से समराइज करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो कि जो हमारा आघात या ट्रॉमा है उसे कैसे स्टेप बाय स्टेप ख़त्म किया जा सकता है या फिर उससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की बुक समरी का चैप्टर नंबर 1 कुछ इस तरह है, द साइंस ऑफ ट्रॉमा। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक विनफ्रे और पेरी आघात के साइंस पर चर्चा करते हैं। वे समझाते हैं कि आघात कोई भी ऐसी घटना है जो सामना करने की हमारी क्षमता को प्रभावित करती है। इसमें शारीरिक या भावनात्मक शोषण, उपेक्षा, प्राकृतिक आपदाएं या युद्ध शामिल हो सकते हैं। जब हम आघात का अनुभव करते हैं तो हमारा मस्तिष्क लड़ने, भागने या स्थिर होने की स्थिति में चला जाता है। यह एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो हमें खतरनाक परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करती है। हालांकि यदि आघात लंबे समय तक या गंभीर है तो हमारा दिमाग इस स्थिति में फंस सकता है। इससे चिंता, अवसाद, लत और हिंसा सहित कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, विनफ्रे और पेरी मस्तिष्क पर आघात के प्रभाव के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि आघात हिप्पोकैम्पस को नुकसान पहुंचा सकता है, जो मस्तिष्क का एक हिस्सा है
जो मेमोरी और सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे दर्दनाक अनुभवों को संसाधित करना और याद रखना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, आघात क्या है? व्हाट इज ट्रॉमा? आघात एक अत्यंत कष्टकारी या परेशान करने वाला अनुभव है जो किसी व्यक्ति के शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर स्थायी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह विभिन्न प्रकार की घटनाओं के कारण हो सकता है, जिनमें शारीरिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार, उपेक्षा, प्राकृतिक आपदाएं या युद्ध शामिल हैं। आघात सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह बच्चों और किशोरों में सबसे आम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों का मस्तिष्क अभी भी विकसित हो रहा है और वे आघात के प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। आघात मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करता है? हाउ डज ट्रॉमा इफेक्ट द ब्रेन? दोस्तों, मस्तिष्क हमारे अनुभवों के अनुसार लगातार बदल रहा है और अनुकूलन कर रहा है। जब हम आघात का अनुभव करते हैं तो हमारा मस्तिष्क अत्यधिक उत्तेजना की स्थिति में चला जाता है। इसका मतलब है कि हमारा शरीर हाई अलर्ट पर है और हम लगातार अपने पर्यावरण को खतरे के लिए स्कैन कर रहे हैं। अति उत्तेजना की यह स्थिति अल्पावधि में सहायक हो सकती है, लेकिन दीर्घावधि में यह हानिकारक हो सकती है। इससे याददाश्त, ध्यान और सीखने में समस्या हो सकती है। इससे हमें चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव होने की अधिक संभावना हो सकती है। दोस्तों, आघात हिप्पोकैम्पस को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जो कि मस्तिष्क का एक प्रमुख भाग है जिसके द्वारा मेमोरी और लर्निंग वाले सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। हिप्पोकैम्पस नई यादों को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है और यह हमें अपने एक्सपीरियंसेस को समझने में मदद करता है। जब हिप्पोकैम्पस क्षतिग्रस्त हो जाता है तो दर्दनाक घटनाओं को याद रखना मुश्किल हो सकता है। लड़ाई, उड़ान या फ्रीज रिस्पॉन्स, द फाइट। जब हम किसी खतरे का अनुभव करते हैं तो हमारा दिमाग लड़ने, भागने या स्थिर होने की स्थिति में चला जाता है। यह एक प्राकृतिक रिएक्शन है जो हमें खतरनाक परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करती है। लेकिन लड़ाई की प्रतिक्रिया तब होती है जब हम खतरे का सामना करने की कोशिश करते हैं। इसमें शारीरिक आक्रामकता या मौखिक धमकियां शामिल हो सकती हैं। उड़ान प्रतिक्रिया तब होती है जब हम खतरे से बचने की कोशिश करते हैं। इसमें भागना या छिपना शामिल हो सकता है। फ्रीज प्रतिक्रिया तब होती है जब हम डर से पंग हो जाते हैं, हमें हिलने डुलने या बोलने में सक्षम नहीं हो सकते। लड़ाई, उड़ान या रुक जाना प्रतिक्रिया खतरे के प्रति एक सामान्य प्रतिक्रिया है। हालांकि यदि हम आघात का अनुभव करते हैं तो हमारा दिमाग इनमें से किसी एक प्रतिक्रिया में फंस सकता है। इससे चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि ट्रॉमा क्या है और उसका हमारे मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव होता है। आइए चलते हैं हम अगले चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 2, द बायोलॉजी ऑफ अटैचमेंट। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 में राइटर विनफ्रे और पेरी लगाव के जीव विज्ञान पर चर्चा करते हैं। वे समझाते हैं कि लगाव वह भावनात्मक बंधन है जो हम बचपन में अपनी देखभाल करने वालों के साथ बनाते हैं। यह बंधन हमारे शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जब हमारी देखभाल करने वाले उत्तरदायी और प्रेमपूर्ण होते हैं तो हम एक सुरक्षित लगाव शैली विकसित करते हैं। इसका मतलब है कि हम सुरक्षित और प्यार महसूस करते हैं और हमारे आसपास मूल्य की एक मजबूत भावना है। हालांकि यदि हमारी देखभाल करने वाले उपेक्षापूर्ण या अपमानजनक हैं तो हम एक असुरक्षित लगाव शैली विकसित कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम परित्याग से चिंतित, असुरक्षित या डर महसूस कर सकते हैं। असुरक्षित लगाव शैली हमें आघात के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि असुरक्षित लगाव शैली वाले लोग खतरे की गलत व्याख्या करने और भय और चिंता का अनुभव करने की अधिक संभावना रखते हैं। फिर है व्हाट इज अटैचमेंट, अनुलग्नक क्या है। दोस्तों, लगाव वह भावनात्मक बंधन है जो हम बचपन में अपनी देखभाल करने वालों के साथ बनाते हैं। यह बंधन हमारे शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जब हम अपनी देखभाल करने वालों से जुड़े होते हैं
तो हम सुरक्षित और प्यार महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि जब हमें उनकी आवश्यकता होगी तो वे हमारे लिए मौजूद रहेंगे। इससे हमें सुरक्षा और खुशहाली का एहसास होता है। लगाव हमें यह सीखने में भी मदद करता है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें। जब हम तनावग्रस्त या परेशान महसूस कर रहे होते हैं तो हमारी देखभाल करने वाले हमें शांत होने में मदद कर सकते हैं। इससे हमें स्वास्थ्य मुकाबला तंत्र विकसित करने में मदद मिलती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग लग रही है, और अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 3, द पावर ऑफ नैरेटिव। दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 में विनफ्रे और पेरी की कथा की शक्ति पर चर्चा करते हैं। वे समझाते हैं कि हमारी स्टोरीज या कहानियाँ यह बताती है कि हम अपने जीवन को कैसे समझते हैं। वे हमें अपने अनुभवों को समझने और दूसरों से जुड़ने में मदद करते हैं। जब हमने आघात का अनुभव किया है तो हमारी कहानियाँ विकृति हो सकती हैं। जो कुछ हुआ उसके लिए हम स्वयं को दोषी ठहरा सकते हैं, या हम शर्मिंदा या अलग थलग महसूस कर सकते हैं। विनफ्रे और पेरी का तर्क है कि हमारी कहानियों को फिर से लिखना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है अपनी कहानियों को बताने का एक ऐसा तरीका ढूंढना जो ईमानदार और दयालु। इसका मतलब ऐसे लोगों को ढूंढना भी है जो हमारी कहानियाँ सुन सकें और हमें समझ सकें। आख्यान क्या है? व्हाट इज नैरेटिव? स्टोरी एक कथा है। यह हमारे अनुभवों को व्यवस्थित करने और उन्हें समझने का एक तरीका है। नैरेटिव को शब्दों, छवियों या संगीत के माध्यम से कई अलग अलग तरीकों से बताया जा सकता है। हमारे नैरेटिव्स हमारे एक्सपीरियंस, हमारी मान्यताओं और हमारे वैल्यूज से आकार लेते हैं। वे हमें खुद को और दुनिया में अपनी जगह को समझने में मदद करते हैं। द पावर ऑफ नैरेटिव। दोस्तों, लेखक नैरेटिव में उपचार करने की शक्ति के बारे में बताते हैं। जब हम अपनी कहानियाँ सुनाते हैं तो हम अपने अनुभवों को संसाधित करने और उनका अर्थ निकालने में सक्षम होते हैं। इससे हमें आघात से आगे बढ़ने और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने में मदद मिल सकती है। नैरेटिव हमें दूसरों से जुड़ने में भी मदद कर सकते हैं। जब हम अपनी कहानियाँ साझा करते हैं तो हम दूसरों को अपनी यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इससे हमें कम अकेला महसूस करने और अधिक समर्थित महसूस करने में मदद मिलती है। हमारी ये कहानियाँ फिर से लिखना, रीराइटिंग आवर स्टोरीज। जब हमने आघात का अनुभव किया है तो हमारी कहानियाँ विकृति हो सकती हैं। जो कुछ हुआ उसके लिए हम स्वयं को दोषी ठहरा सकते हैं, या हम शर्मिंदा या अलग थलग महसूस कर सकते हैं। हमारी कहानियों को इस तरह से फिर से लिखना महत्वपूर्ण है जो ईमानदार और दयालु हो। इसका मतलब है जो कुछ हुआ उसके बारे में सच बताना, लेकिन खुद को और दूसरों को माफ़ करने का साहस भी जुटाना। ऐसे लोगों को ढूंढना जो महत्वपूर्ण है, जो हमारी कहानियाँ सुन सके और हमें समझ सके। यह एक चिकित्सक, मित्र या सहायता समूह हो सकते हैं। दोस्तों, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, द रोड टू रेजिलियंस। दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 में लचीलेपन का मार्ग, व्हाट हैपेंड टू यू में आशा और सशक्तिकरण की किरण के रूप में कार्य करता है। यह लचीलेपन की परिवर्तनकारी अवधारणा की खोज करता है। कैसे व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों से पीछे हट सकते हैं और अपने अनुभवों के माध्यम से मजबूत हो सकते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलेपन की मूलभूत समझ प्रदान करने से होती है। लचीलापन कोई निश्चित गुण नहीं है, यह एक गणितीय गुण है जिसे समय के साथ विकसित और मजबूत किया जा सकता है। डॉक्टर पेरी और ओपरा इस बात पर जोर देते हैं कि लचीलापन कठिनाइयों से बचने के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में है कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। डॉक्टर पेरी और ओपरा लचीलेपन में रिश्तों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। वे चर्चा करते हैं कि कैसे पोषणकारी, सहायक रिश्ते आघात और प्रतिकूल परिस्थितियों के नकारात्मक प्रभावों के खिलाफ एक बफर के रूप में काम कर सकते हैं। ये रिश्ते एक सुरक्षित स्थान बनाते हैं
जहां व्यक्ति ठीक हो सकते हैं और बढ़ सकते हैं। लेखक आत्मनियमन, आत्म जागरूकता और आत्म प्रभावकारिता सहित लचीलेपन के निर्माण खंडों का परिचय देते हैं। स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, किसी की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने की क्षमता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक है। आत्म जागरूकता में किसी की ताकत और सीमाओं को समझना शामिल है, जबकि आत्म प्रभावकारिता चुनौतियों पर काबू पाने की क्षमता में विश्वास है। दोस्तों, चैप्टर 4 हमारे अपने जीवन में लचीलापन विकसित करने के लिए व्यवहारिक स्ट्रेटजी प्रदान करता है, जिसमें लेखक पेरी और ओपरा आत्मनियमन को मजबूत करने, आत्म जागरूकता पैदा करने और आत्म प्रभावकारिता को बढ़ावा देने के बारे में इंसाइट्स साझा करते हैं। इन स्ट्रेटजी में माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना और दूसरों से समर्थन मांगना शामिल है। लेखक हमारे जीवन में सकारात्मक अनुभव पैदा करने के महत्व पर जोर देते हैं, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हो। ये सकारात्मक अनुभव आघात और प्रतिकूल परिस्थितियों के नकारात्मक प्रभावों को संतुलित कर सकते हैं, जिससे व्यक्तियों को लचीलापन बनाने में मदद मिलती है। ओपरा ने रोजमर्रा के क्षणों में खुशी खोजने की अपनी निजी यात्रा साझा की। दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 5, द 7 प्रिंसिपल फॉर हीलिंग। दोस्तों, इस चैप्टर में विनफ्रे और पेरी आघात से उपचार के लिए 7 सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं, जो कि कुछ इस तरह है: सुरक्षा, विनियमन, अर्थ, लचीलापन, क्षमा और कृतज्ञता। तो ये जो 7 लॉज हैं, आइए इनको हम देखते हैं। आघात से उपचार के 7 सिद्धांत कोई त्वरित समाधान नहीं है। वे एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय और प्रयास लगता है। हालांकि वे आघात से उबरने और पूर्ण और सार्थक जीवन जीने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है, जिसमें से फर्स्ट है सेफ्टी। पहला सिद्धांत सुरक्षा है। इसका मतलब एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाना है, जहां आप अपने अनुभवों के बारे में बात करने में सहज महसूस कर सकें। यह किसी चिकित्सक, मित्र या सहायता समूह के साथ हो सकता है। उपचार प्रक्रिया शुरू करने के लिए सुरक्षित और समर्थित महसूस करना महत्वपूर्ण है। फिर है संबंध, कनेक्शन। दूसरा सिद्धांत है कनेक्शन। इसका मतलब उन लोगों से जुड़ना है जिन्होंने भी आघात का अनुभव किया है। इससे आपको कम अकेला महसूस करने और अधिक समझने में मदद मिल सकती है। यह आपको उन अन्य लोगों से सीखने में भी मदद कर सकता है जो आघात से सफलतापूर्वक ठीक हो गए हैं। फिर है विनियमन, रेगुलेशन। दोस्तों, तीसरा सिद्धांत है विनियमन। इसका मतलब है अपनी भावनाओं और तनाव के स्तर को प्रबंधित करना सीखना। इससे आपको अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण महसूस करने और आघात से उबरने की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सकती है। आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने के कई अलग अलग तरीके हैं, जैसे व्यायाम, योग और ध्यान। इसके बाद अगला है मीनिंग, अर्थ। चौथा सिद्धांत है मीनिंग या अर्थ। इसका मतलब है अपने एक्सपीरियंसेस में मीनिंग ढूंढना या अर्थ ढूंढना। इससे आपको यह समझने में मदद मिल सकती है कि क्या हुआ और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यह आपको अपने जीवन में उद्देश्य की भावना खोजने में भी मदद कर सकता है। रेजिलियंस, लचीलापन। दोस्तों, पांचवा सिद्धांत है लचीलापन। इसका मतलब है विपरीत परिस्थितियों से उबरना सीखना। यह एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन समय और प्रयास के साथ लचीलापन विकसित करना संभव है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको अधिक लचीला बनने में मदद कर सकती हैं, जैसे एक मजबूत समर्थन नेटवर्क बनाना, तनाव का प्रबंधन करना सीखना और अपने अनुभवों में अर्थ ढूंढना। इसके बाद अगला है फॉरगिवनेस, माफ़ी। दोस्तों, छठा सिद्धांत है क्षमा। इसका मतलब है कुछ हुआ उसके लिए खुद को और दूसरों को माफ़ करना। यह एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन उपचार के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्षमा का मतलब जो हुआ उसे भूल जाना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जिस गुस्से और नाराज़गी को अपने मन में रखे हुए हैं उसे दूर कर दें। और फिर
7वां सिद्धांत है कृतज्ञता। इसका मतलब है अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करना। इससे आपको अपने जीवन में अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने और जो आपके पास है उसकी सराहना करने में मदद मिलती है। कृतज्ञता तनाव को कम करने और आपके समग्र कल्याण को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकती है। तो दोस्तों, हमने इस तरह से ये 7 लॉज देखे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल लग रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 6, द फ्यूचर ऑफ ट्रॉमा ट्रीटमेंट। दोस्तों, व्हाट हैपेंड टू यू के चैप्टर नंबर 6 में लेखक विनफ्रे और पेरी आघात उपचार के भविष्य पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि हमें निदान और दवा पर ध्यान केंद्रित करने से हटकर एक अधिक समग्र दृष्टिकोण की ओर जाने की जरूरत है, जो आघात के अंतर्निहित कारणों को संबोधित करता हो। उनका यह भी तर्क है कि हमें रोकथाम कार्यक्रमों में निवेश करने की जरूरत है, जो बच्चों को सबसे पहले आघात का अनुभव करने से बचाने में मदद कर सकते हैं। आघात उपचार का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ ट्रॉमा ट्रीटमेंट। आघात उपचार का भविष्य अभी भी लिखा जा रहा है। हालांकि ऐसे कई आशाजनक घटनाक्रम हैं जो बताते हैं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे आशाजनक विकासों में से एक आघात सूचित देखभाल पर बढ़ावा देना है। आघात सूचित देखभाल उपचार का एक दृष्टिकोण है जो व्यक्ति पर आघात के प्रभाव को ध्यान में रखता है। यह दृष्टिकोण मानता है कि आघात हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर स्थायी प्रभाव डाल सकता है और यह तनाव से निपटने और स्वास्थ्य रिश्ते बनाने की हमारी क्षमता को प्रभावित कर सकता है। एक और आशाजनक विकास माइंडफुलनेस आधारित उपचारों का बढ़ता उपयोग है। माइंडफुलनेस आधारित थेरेपी एक प्रकार की थेरेपी है जो हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने और बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना सिखाती है। यह चिंता और अवसाद जैसे आघात के लक्षणों से निपटने का एक सहायक तरीका हो सकता है। अंततः आघात के उपचार के लिए आभासी वास्तविकता VR वर्चुअल रियलिटी के उपयोग में रुचि बढ़ रही है। VR का उपयोग सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में दर्दनाक अनुभवों को फिर से बनाने के लिए किया जा सकता है। इससे लोगों को अपने आघात से निपटने और उससे निपटने का तरीका सीखने में मदद मिल सकती है। इसके बाद है प्रिवेंशन, रोकथाम। आघात के लिए नए उपचार विकसित करने के अलावा रोकथाम कार्यक्रमों में निवेश करना भी महत्वपूर्ण है। प्रिवेंशन या रोकथाम कार्यक्रम सबसे पहले बच्चों को आघात के अनुभव से बचाने में मदद कर सकते हैं। अनेक प्रकार के रोकथाम कार्यक्रम हैं। कुछ कार्यक्रम बच्चों को स्वस्थ रिश्ते और तनाव से निपटने के तरीके सिखाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अन्य कार्यक्रम पर्यावरण को बदलने पर ध्यान केंद्रित करने और इन बच्चों के लिए कम दर्दनाक बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस बुक की हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप बाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।